हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा में अभी जो जस्ट होने वाली परीक्षा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। मैं यहाँ फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। आपका पेपर पूरा PDF के रूप में है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना, नाम और अनुक्रमांक भरना। ऐसा ही बिल्कुल आपका पेपर आपका अर्धवार्षिक में आने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 का हिंदी कक्षा 10 का है। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। पूर्णांक 70 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। आपकी कितनी नंबर की तैयारी हो गई 70 में, आपको इस पेपर से पता चल जाएगा। कितने नंबर आपकी कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको इस पेपर से पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये निर्देश दिए हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, तभी पेपर स्टार्ट करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न 2 खंड खंड आ खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो आपको ओमार शीट पर आपको उत्तर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को आपको पढ़कर अच्छे से आपको, और उसमें आपको कांटे और इरेजर का अथवा वार्डनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्न करना उत्तर के साथ करना आपको है अच्छे से। अब देखिए, मैं पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक जो प्रश्न का उत्तर है, जो आपका जितने नंबर का, वो आपका सम्मुख दिया हुआ है। पहला आपका प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप जस्ट विकल्पी आप अच्छे से लगा लोगे। तो आपको सोच समझकर ही उत्तर करना है। तो ए बालकृष्ण भट्ट, बी पद्मा पुनाला बख्शी, सी रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हिंदी के साहित्य श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न का दूसरा है, कह रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। मतलब महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन है इसमें? ए दिया है जिंदगी मुस्कुराई, बी अतीत के चलचित्र, सी गांव की सांझ, डी बाजे पैलिया के घुंघरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। प्रश्न संख्या अगले की बढ़ता। प्रश्न संख्या तीसरा करा, कोणांक के रचनाकार है कौन है? आपको कोणांक के रचनाकार कौन है, इसमें आपको बताना है। ए जगदीश चंद्र माथुर, मतलब जगदीश चंद्र, बी राम कुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी विष्णु कुमार वर्मा प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, जगदीश माथुर। अगला प्रश्न, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं? धर्मी भारती, जयप्रकाश भारती, अगे, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगे। अगे क्या है? चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने यात्रा वृत्तांत ज़्यादा ही रचनाएं की हैं। पांचों का है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, एकांकी, रिपोर्टाज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, तूफानों के बीच किसकी विधा है? आपकी रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 का रहा, केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, रीतकाल के, भक्त काल के, आधुनिक काल के। तो केशवदास किस काल के कवि हैं? रीत काल के। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, रीत काल के कवि हैं। फुल सोल्यूशन लेकर आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता है। यदि आप PDF लेना चाहते हो तो आपको वीडियो में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। भारती के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मक्खना चतुर्वेदी, सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 8वां क्या है? भारतीय युग की समय अवधि है। भारतीय युग की समय अवधि क्या है? सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, सन 1900 से 1936 ईस्वी तक, सन 1800 से 1836 ईस्वी तक, 26 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है, सुमंतानंद पंत किसकी रचना नहीं है? सुमंतानंद पंत की रचना कौन सी नहीं इसमें? ग्राम्य, स्वर्णधूल, कामायनी, युगांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी सुमंतानंद पंत की नहीं, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की ये रचना आपकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या आपका 10वां का, रीत मुक्त काव्य के कवि हैं? बिहारी लाल, पन्नालाल, केशव दास और घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा? वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रोंद रस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस है। करुण रस है, हाय रघुनंदन प्रीत प्रीते
तुम बिन जीत बहुत दिन बीतते, यानी कि करुणा इसमें उत्पन्न हो रही है, तो करुणस हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 का है, जो आँखिन सब देखी आँख न देखी जाए, उपपंक्त में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है, सोटा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। 13 11 मात्राएं, 11 13 मात्राएं और 11 11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा, 11 11 मात्राएं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 का सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लग जाता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। अब गम के आगे सु लग गया तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। तो सु लग गया मतलब यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा, सुगम। अगले प्रश्न की नवरत्न में समास है। नवरत्न, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, द्विगु समास है। कौन सा? नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास में। प्रश्न संख्या 16 का पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू, वसुधरा, धरा, प्रसून। तो देखो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब पर्यायवाची शब्द कौन नहीं? प्रसून नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का तोम शब्द में विभक्त विमोचन है। देखो ये वाला विभक्त विमोचन आपको अच्छे से अभी से रटना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इससे आता ही है, तो आपको क्या, देखो इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, आपको सिर्फ इसको रटना पड़ेगा। तो अभी से रटना शुरू कर दो। अगर 1 नंबर आपको लेना चाहते हो, 1 से 2 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आता है, तो इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 4 हैं, 8 हैं, 2 हैं, 5 हैं। तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं। कितने हैं? 8। प्रश्न संख्या 19 का कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ये आपको बताना है। क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो सी वाला राइट हो जाएगा, कर्ता की विशेषता है। प्रश्न संख्या 20 का जिनके अलग अलग रूप वाक्य मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। विकारी पद, प्रतिपद, अविकारी पद, अव्यपद। तो 20वां विकल्पी का अंतिम प्रश्न है, तो इसको आपको कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्यपद। जिनके अलग अलग रूप में वाक्य मिलते हैं उन्हें अव्यपद कहलाते हैं। अब आपका वर्णात्मक प्रश्न 50 मार्क्स का, कितने नंबर का? 50 मार्क्स का। आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको इस पेपर में पता चल जाएगा। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए खंड आ में वर्णात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। आपको प्रश्नों के उत्तर देना 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का है। देखिए आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जब अच्छे से पढ़ लोगे और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं आपके ये 3, इनको अच्छे से करना। 2 2 2 2 6 नंबर आपका है। तो अभी से अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल वायरल है सारे क्वेश्चन, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अथवा भी मौका है, यदि ऊपर नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो। देखो नीचे वाला ईर्ष्या नामक, यानी कि ईर्ष्या नामक चैप्टर से ही पता चल गया, पहले ही पढ़ने से ही ईर्ष्या नामक से ही पता चल गया। तो यह ईर्ष्या नामक पार्ट से लिया गया है। अथवा भी मौका है। अथवा का मतलब होता है जो अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, 2 में से एक आपको करना होता है। 6 नंबर का ये भी है। इसके बाद देखिए निम्न पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखो पद्यांश से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। आपका पद्यांश दिया, उसका नीचे 2-3 प्रश्न दिए, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना। 6 नंबर का ये भी है। तो देखिए मैं हिना चल रहे हो, ये गाय देखो आपको ग्वाल भाल कितने सूर, देखो यहाँ पर आपका दिया है सूर, तो यानी कि सूरदास के नामक पाठ से लिया गया है। तो ये अच्छे से आपको रट कर अच्छे से लिखना है आपको। अथवा मौका ऊपर नहीं आता नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ही सरल है, तो जो आपको सरल लगे वो आपको करना है, पूरे नंबर लेना चाहते हो तो। मैं पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको हिंदी अनुवाद करना है। नीचे आपका दिया है संस्कृत में भारतीय संस्कृत नामक पाठ से आपका ये लिया गया। अथवा मौका है, ऊपर नहीं था नीचे रखा चंद्रशेखरा नामक पाठ से लिया गया है। तो देखो पेपर पर बिल्कुल हिलवा है, आप अच्छी तैयारी है तो कर लोगे। आपका देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको हिंदी अनुवाद करना है, 5 मार्क्स का मिलेगा। ये आपका दिया, यह कर लो, या सरल लगे तो अगर नीचला जो आपको याद हो, जो इसका अर्थ पता हो, वही आपको करना है। 5 नंबर का है। अगला देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 3 नंबर आपको मिलेगा, इसलिए देखो आपका जिले के हिसाब से आपका डिसाइड होगा। किसी का मुक्तिबोध, किसी का ज्योति, किसी का मेवाड़, किसी का अलग अलग जिले का अलग अलग आपका स्वपठित खंड काव्य है। तो आपका जिस जिले का उसी के हिसाब से आपको चरित्र चित्रण याद कर लो। आपका बोर्ड एग्जाम में या आपका ये अर्धवार्षिक पेपर चल रहा ना, इसमें पक्के से आपको रट लेना है। बस आपका चरित्र चित्रण ही पूछा जाता है। देखो ज़्यादातर चरित्र चित्रण ही पूछा जाता है, किसी का भी हो। अब देखिए इसमें जो आपका जिला हो उसके साथ तैयार कर लेना आपको। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन आपका आ जाता है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको शुरू के 3 याद कर लेना। आपका बोर्ड एग्जाम में 1 ही आ जाता है,
एक तो आएगा ही, अर्धवार्षिक में परीक्षा में भी आएगा, बोर्ड में भी आता है। तो आपको बोर्ड की लेकर तैयारी अच्छे से करनी है, अभी से स्टार्ट कर दो। आप ये मत देखो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अभी से तैयारी करना। आप कितना 70 में स्कोर कर पा रहे हो ये आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पता चल जाता है। इसलिए आपको अच्छा पेपर देना है। 3 शुरू के जीवन परिचय याद कर लीजिए अभी से। इसके बाद देखिए पद्य से भी आता है, सुमित्रानंद पंत, मैथिली गुप्त, बिहारीलाल केदारनाथ। तो आपको देखो बिहारीलाल आपका दूसरा तीसरा चैप्टर है, तो ये आपका आता ही है, तो इसके लिए अच्छे से रट लीजिए। अपने स्वपठित खंड काव्य के अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे कठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब ये जिस पेपर में जो प्रश्न नहीं आया है वो आपको खंड का आपको एक श्लोक याद कर लेना। तो आपको देखो दो तो इस पेपर में आते ही हैं, 3 याद कर लीजिए। आपका एक जो 2 अगर आ गए, एक नहीं याद, एक याद है तो वो तीसरा वाला कर लोगे। तो इसलिए आपको 3 तो याद ही कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में आपको दिया है 8वां क्वेश्चन करा कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए नजर जनपद के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आपको लिखना। 4 मार्क्स को मिलेगा। अथवा में मौका है, ऊपर नहीं था नीचे भी कर सकते हो। छत्रपति प्रधानाचार्य को फीस माफ के लिए आपको आवेदन करना है। इसके बाद 9 क्वेश्चन करा, निम्न में प्रश्नों में किन 2 प्रश्न संस्कृत में उत्तर देना। 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितने मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा। तो आप अच्छे से देखिए, तैयार कर लीजिए। देखो ये आपके 4 प्रश्न हैं, तो आपको तो आते ही हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम प्रश्न 10वां का, निम्न किसमें से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। निबंध लिखोगे कितना? 7 मार्क्स मिलेगा। आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। आपको हेडिंग डाल कर आपको लिखना है। तो बहुत सरल है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके लेना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।